हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइडियल क्लासेस। बच्चों, आज हम आपको गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करना बताएंगे कि किस तरह से गॉस प्रमेय का प्रयोग करके हम कूलाम के नियम की पुष्टि या उसका निगमन कर सकते हैं। तो चलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हम गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए कूलाम के नियम की सूत्र की स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आज हम गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति या कूलाम के नियम का सूत्र निकालने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमने मानना है कि हम पे एक निर्वात की अवस्था है। इस निर्वात की अवस्था में एक बिंदु O में एक प्लस Q आवेश रखा है। जैसे देखिए, ये चित्र हमारे पास है। चित्र में यहाँ पर एक बिंदु है हमारा, जो O बिंदु है, जिसमें मैं प्लस Q आवेश ले रहा हूँ। ठीक है। इस प्लस Q आवेश के चारों ओर हमने खींचना है एक गॉसियन पृष्ठ, जो इससे r दूरी पर, माना डिस्टेंस हमारी r है, इस r दूरी पर स्थित किसी बिंदु कैपिटल P से होकर जा रहा है। तो ये हमने गॉसियन पृष्ठ की रचना कर रहे हैं। देखिए, ये गॉसियन पृष्ठ हमारा, क्योंकि ये पूरी तरह से एक आभासी पृष्ठ होता है, इसलिए हम इसको डॉट लाइन से दिखा रहे हैं। जिस पृष्ठ की रचना हम कर रहे हैं, जो गॉस प्रमेय को या गॉस की अवस्थाओं को लगाने के लिए आवश्यक होता है, इसके द्वारा आवेश को पूर्णतः घिरा होना चाहिए। तो ये हमारा गॉसियन पृष्ठ बन गया। ठीक है ना। अब हमें करना क्या है कि हमें इस बिंदु P को घेरे हुए इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का एक खंड लेना है। माना वो खंड ये है हमारा, ये खंड ले लिया इसका हमने। ऐसे कार्य हमने पीछे भी किए हैं, ये खंड लिया है। इस खंड में जो तीव्रता उत्पन्न होगी इस प्लस Q आवेश से, दिशा उसकी बाहर की तरफ रहेगी, आगे फॉरवर्ड, क्योंकि हमारा आवेश पॉजिटिव है। ये E फॉर इंटेंसिटी दिखा दिया इसको हमने। साथ में जो हमारा ये खंड है, इस खंड की दिशा या इसका मुंह बोल सकते हैं, ये मुंह भी इसका उसी दिशा में है जहाँ हमारी तीव्रता है। इस खंड को हम इस S का एक लघु खंड कह रहे हैं, लघु रूप कह रहे हैं, तो इसको नाम देते हैं DS। ये DS ले लिया हमने, दिशा सदिश रूप है, तो ये दिखा रहे हैं इसको हम एरो के रूप में। तो ये हमारा गॉसियन पृष्ठ, ये हमारा प्लस Q आवेश r डिस्टेंस पर बिंदु P, जिसको घेरे हुए एक लघुखंड, जिसको हमने DS कहा। इस बिंदु P पर तीव्रता हमारी E है और खंड का नाम जो DS है, उसकी दिशा भी हमको ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। तो ये हमारा फिगर है। अब देखिए, हमारा टॉपिक है गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करना या इसके सूत्र का निगमन करना, ये हमारा टॉपिक है। तो हम इस टॉपिक को निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारा ये लघुखंड बना है बिंदु P को घेरे हुए, इस DS लघुखंड से गुजरता हुआ फ्लक्स हमें निकालना पड़ेगा। फ्लक्स की अवस्था ने पीछे पड़ी थी, तो मैं बताया था मैंने कि जब भी कोई, जैसे ये है हमारा, ये काल्पनिक पृष्ठ है, इससे जो बल रेखाएं जाती हैं हमारी, उन बल रेखाओं से हम फ्लक्स का मान निकालते हैं। फ्लक्स का मान हम फाई E इक्वल टू, जैसे हम लिखा मैंने, ये देखिए, फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट DS वेक्टर से हम निकालते हैं, जिससे हम बोलते हैं फाई इक्वल टू E S कॉस थीटा। यहाँ पर DS न होकर S है, यदि होता है यहाँ पर D फाई E, तो यहाँ पर आता है E DS। तो इस स्थिति, इसको लेकर हम चलेंगे यहाँ पर, और हम यहाँ पर इस DS खंड से गुजरता हुआ फ्लक्स निकालने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले कि बिंदु P को घेरे हुए लघुखंड से गुजरने वाला फ्लक्स D फाई E इक्वल टू E वेक्टर डॉट DS वेक्टर
जैसे बोलेंगे हम, या ई डी एस कॉस थीटा, प्लेन रूप में हमारा ये हो गया इसका मान। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा थीटा है, देखिए चित्र में जो हमारा थीटा है, ई और डी एस के बीच दोनों समांतर हैं। जैसे ये है, ये स्थिति बन रही है हमारी, दोनों पेन एक के ऊपर एक है, तो यहाँ जो कोण बन रहा है इन दोनों के बीच में वो जीरो है। ऐसी स्थिति हमारी यहाँ बन रही है, तो कोण जीरो बन रहा है, चूँकि ई व डी एस के बीच थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 डिग्री, या ऐसे बोलेंगे हम, या डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि जो कॉस 0 डिग्री होता है उसका मान 1 होता है। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया, ठीक। और दूसरी स्थिति देखिए, हमें इस छोटे खंड के द्वारा प्राप्त हुए फ्लक्स के मान के थ्रू इस बड़े खंड मतलब बड़ा जो गॉसियन पृष्ठ बन रहा है हमारा, उसका फ्लक्स निकालना है। तो उससे जो गुजरने वाला फ्लक्स हमारा रहेगा, उसके लिए हम इस लघु खंड का इंटीग्रल करेंगे। तो मिलेगा हमको, लिखेंगे इसमें कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई, इसे हम फाई ई बोलेंगे, इक्वल टू क्लोज्ड क्योंकि ये बंद अवस्था बन रही है हमारी, फ्लक्स में निकालने के लिए हम गॉसियन प्रमेय के द्वारा जो स्थिति बनती है हमारी, उसमें हम बंद समाकल लेते हैं या बंद पृष्ठ लेते हैं। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई, ठीक है ना। अब मान रखते हैं इसमें, देखिए इसको ये नंबर 2 मान लें हम, तो समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर हमें मिलेगा फाई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल, इसे हम एस भी बोल सकते हैं यहाँ पर, यदि इसकी स्थिति दिखाना चाहें तो एस बोल सकते हैं, एस ई डी एस। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारी ये है। अब देखिए इसमें क्या है, जो राशि होती है डी के साथ उसका होता है इंटीग्रल, बाकी राशि हमारी सारी कांस्टेंट होती हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर ई कांस्टेंट हो जाएगा, उसे हम बाहर ले लेंगे। देन फाई इक्वल टू ई क्लोज्ड इंटीग्रल डी एस, यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। और समीकरण नंबर 3 जो बन रही है हमारी, इसमें क्लोज्ड इंटीग्रल डी एस जो बन रहा है हमारा, ये एक लघु पार्ट का बड़ा रूप है, लघु खंड का बड़ा रूप है। तो लघु पृष्ठ का बड़ा रूप मतलब बड़ा पृष्ठ है ना। तो ये जो डी एस है, क्लोज्ड इंटीग्रल डी एस जो बनेगा हमारा, इसको हम कहेंगे इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने पीछे भी किया था जब हम कर रहे थे गॉस प्रमेय की अवस्था, जब हम गोलीय पृष्ठ निकाल रहे थे, मान निकाल रहे थे उसका, तो हमारा ये आया था। नीचे देखिए, यहाँ पर देखिए ये स्थिति बनी थी, फाई इक्वल टू ई क्लोज्ड इंटीग्रल एस डी एस। तो ये जो पार्ट बना था हमारा, ऐसे माना था हमने कि ये संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, जिसे हम बोलते हैं गोलीय कोश या गोले का वक्र पृष्ठ, जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको ही हम यहाँ पर लेंगे, तो जो मान मिलेगा हमको, ये क्लोज्ड इंटीग्रल एस डी एस इक्वल टू संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसे हम वक्र पृष्ठ भी बोलते हैं, बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर आर जो बन रही है हमारी, आर क्या है, इसकी त्रिज्या है, इसका मान निकाल रहे हैं हम, है ना। तो आर त्रिज्या के लिए हमारा मान मिल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा इतना मान। अब इस मान को रखते हैं हम नंबर 3 में, तो मिलता है हमको, अतः फ्लक्स जो रहेगा हमारा, फाई ई इक्वल टू ई
इंटू 4πr²। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो ये नंबर 4 जो बन रहा है हमारा, ये वह मान है जो हमने अपनी अवस्थाओं, जो स्थिति बनती है हमारी, उसके द्वारा हमने यहाँ पर प्राप्त किया है। अब हम गॉस की अवस्थाएं लगाएंगे। हम जानते हैं यहाँ पर कब लगती है गॉस की अवस्था, जब कोई आवेश किसी काल्पनिक पृष्ठ से घिरा हो और उस पृष्ठ पर ही हमको एक बिंदु मिल रहा हो जिसमें हम फ्लक्स का मान निकाल रहे हों, जिससे हम तीव्रता का मान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना। तो जो फ्लक्स की अवस्था निकालने के लिए हम गॉसियन प्रमेय की स्थिति लगाते हैं, उसकी कंडीशन हमें यहाँ मिल रही है, क्योंकि यहाँ आवेश चित्र के अनुसार पूर्णतः घिरा हुआ है। अतः गॉस प्रमेय से हमें मिलेगा यहाँ पर, गॉस प्रमेय से जो फ्लक्स रहेगा फाई ई इक्वल टू वही नियम जो बनता ही है हमारा Q/ε0। हम जानते हैं जब भी किसी काल्पनिक पृष्ठ से कोई आवेश पूर्णतः घिरा हो, ऐसी स्थिति में उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स रहता है हमारा फाई इक्वल टू Q/ε0 होता है। इसे ही हम गॉस प्रमेय कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, हम 5 और 4 को देखें तो समीकरण 5 और 4 दोनों समान अवस्थाओं में, समान अवस्थाएं नहीं बदल रही है हमारी, समान अवस्थाओं में मिलने वाले फ्लक्स के मान हैं। अतः दोनों एक समान अवस्थाओं के लिए समान रहेंगे। तो समीकरण नंबर 5 और 4 से यदि लें हम, तो समीकरण नंबर 5 व 4 से हमें मिलेगा Q/ε0 इक्वल टू E 4πr²। ठीक है ना। चाहे आप ऐसे लिखें इसको, चाहे उल्टा लिखें, बात एक ही है हमारी। वैसे हमें E का मान निकाला तो हम इसको कर सकते हैं ऐसे, या E 4πr² इक्वल टू Q/ε0, हमने ये ले लिया। ठीक है। अब हमें यहाँ पर E का मान निकालना है, तो उसके लिए हम बाकी पार्ट्स को जो E के साथ हमारे हैं उनको दूसरी ओर भेज देंगे। इससे मिलेगा हमको, देखिए हम E का मान निकालना चाह रहे हैं, तो E के मान के लिए बाकी सारी अवस्थाएं ले जाते हैं दूसरी तरफ। तो इम्प्लाइज दैट E इक्वल टू Q ऊपर पहले से ही था अपॉन ε0 पहले से ही है, और ये आ गया 4πr²। ठीक है ना। अब इस जो ये पार्ट मिला है हमको, इस पार्ट को हम व्यवस्थित करते हैं और यहाँ पर 4πε0 एक साथ करते हैं और Q और r² को एक साथ करते हैं, तो मिलता है हमको यहाँ पर E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये हमारी तीव्रता बन जाएगी, जिससे हम समीकरण नंबर 6 कहेंगे। यह वह तीव्रता है जो आवेश प्लस Q यहाँ पर उत्पन्न कर रहा होगा। तो हमें तीव्रता मिल गई है। ठीक है। ये तीव्रता कौन सी वाली है हमारी, किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता जो होती है हमारी, हम इस तरह से निकालते हैं। हम जानते हैं, हमने पीछे किया भी था जब हम डेरिवेशन कर रहे थे पीछे तीव्रता का, तो हमारा ये मान आया था। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा बिंदु है, जो हमारा चित्र है, इस चित्र में जो हमारा ये बिंदु है, इस बिंदु आवेश से इस बिंदु, ये जो बिंदु दूसरा माना है हमने, यहाँ तक की डिस्टेंस r है ना। और इस r डिस्टेंस पर यदि हम कोई आवेश रखें, माना टेस्टिंग चार्ज रखें, टेस्ट करें, परीक्षण करें, तो उसे बोलेंगे हम कि माना बिंदु P पर, माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश, एक ऐसा आवेश जिसमें हम टेस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं परीक्षण आवेश, शो करते हैं इसको हम Q0 से, आवेश रखा है। तो इस आवेश पर कार्य करने वाला बल
F इक्वल टू क्यू नॉट ई। हम जानते हैं जब भी किसी क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, जहाँ तीव्रता उत्पन्न हो रही हो, हम यदि किसी आवेश को लेके आएँ तो उस आवेश पर एक बल कार्य करता है, जिस बल का मान हम F इक्वल टू क्यू नॉट ई से निकालते हैं। ये हमने डेरिवेशन पहले भी किया है जब हम तीव्रता निकाल रहे थे। ये वो डेरिवेशन की स्थिति है हमारी, ये देखिए, है ना। इस डेरिवेशन में साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए कि जैसे आवेश माना हमारा यहाँ पर था, यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ हमने टेस्टिंग चार्ज रखा है, तो इस पर एक बल लगेगा, तीव्रता उत्पन्न हो रही है इसमें हमारी। ऐसी स्थिति में जो हमको F मिलेगा, देखिए यहाँ F, इस सूत्र के अनुसार जो हमें F मिलेगा उस F का मान क्यू नॉट ई से हम शो करेंगे। तो इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना, और तब मान निकालना चाह रहे हैं, तो मिलेगा यहाँ पर हमको F इक्वल टू क्यू नॉट ई, समीकरण नंबर 7। अब इस समीकरण नंबर 7 में हम समीकरण नंबर 6 जो हमें मिला है ऊपर, ये देखिए, इस 6 का मान रखते हैं तो मिलेगा हमको समीकरण 7 में समीकरण 6 का मान रखने पर मिलता है F इक्वल टू क्यू नॉट पहले से ही है, और E के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको हम व्यवस्थित करते हैं, क्यू नॉट लाते हैं Q के साथ, तो मिलता है हमको यहाँ पर implies that F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 8 यह मिल गया। समीकरण नंबर जब 8 है हमारी, यह 8 दिखा रही है कि यहाँ पर हमारे दो आवेश हैं, एक आवेश Q है, एक Q नॉट है, और उनके बीच की डिस्टेंस भी हमको दे रखी है जो यहाँ पर R स्क्वायर के रूप में, R के रूप में हमको यहाँ पर मिल रही है, जिसको हमने यहाँ पर R स्क्वायर शो कर रखा है। अब हम जानते हैं जो हमारा कूलाम का नियम, यहाँ पर देखिए ये जो स्थिति बन रही है हमें निकालना है लास्ट में कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से हम बल निकालते हैं जो बल आवेशों के बीच कार्य करता है, जबकि आवेशों के बीच की डिस्टेंस हमको दे रखी होगी कार्य करता है, उसे हम कूलाम बल के द्वारा, कूलाम के नियम के द्वारा निकालते हैं। उस बल को हम कूलाम बल भी कहते हैं। ठीक है ना। तो कूलाम का नियम जो बनता है हमारा, उसमें हमारे दो आवेश और डिस्टेंस यदि प्राप्त हों तो हम मान निकाल लेते हैं उससे। ऐसी स्थिति में हमको इस तरह की स्थिति मिलती है, जैसे ये लिखी हुई है यहाँ पर, देखिए ये है, जैसे दो आवेश Q1 Q2 है ना, यदि हो डिस्टेंस बीच में R हो तो ऐसी स्थिति में F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, देन F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मीन्स F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जो मान मिलता है लास्ट में हमको K का, यदि मान हम नियतांक का मान हम शो करें अवस्थाओं के रूप में, तो निर्वात के लिए F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हमें ये मिलता है ना। तो जहाँ हमारे आवेश Q1 Q2 थे तो वहाँ माना हमारा आया F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर Q1 Q2 आवेश ना होके आवेश हमारे क्या है, एक Q है, एक Q नॉट है। वहाँ Q1 Q2 थे, यहाँ Q नॉट है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं यहाँ का, इस पेज का समीकरण नंबर 4 और यहाँ का समीकरण नंबर 8 समान तरह की अवस्थाएं दिखा रहे हैं। इस नंबर 4 को हम यहाँ पर कूलाम बल कह रहे हैं, अतः यह भी हमारा कूलाम बल ही होगा। तो समीकरण 8 जो मिल रही है हमको, यह समीकरण 8 कूलाम बल को दर्शा रही है। कूलाम बल को दर्शा रहा है। कौन दर्शा रहा है? समीकरण 8। ठीक है ना। तो ये तो हमें कूलाम बल मिला, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें कूलाम के नियम की पुष्टि करनी है। हमें निकालना है कूलाम का नियम। नियम क्या होता है भाई? नियम है हमारा, जो तुम्हें बताया था मैंने अभी, नियम हमारा ये है कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 N प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर हमें ये मिलना चाहिए, तब हम इससे कहेंगे कि कूलाम का नियम हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो उस तरह की अवस्थाएं यदि यहाँ पर देखें हम, तो सूत्र में हमको ये वाला पार्ट तो पूरा तरह से नियत मिल रहा है, ये नियतांक होता ही है हमारा, कांस्टेंट है सारी राशि, है ना। लेकिन ऐसी स्थिति को यदि हम K मान लें तो मिलेगा हमको समीकरण 8 से
एफ इक्वल टू, इसको हमने के मान लिया, क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इम्प्लाइज दैट, इसको बांट दें यदि हम तो ये बनेगा, पहले इसको क्यू को के को हम गायब कर दें तो मिलेगा हमको के प्रोपोर्शनल टू एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इसको यदि बांट दें हम तो मिलेगा हमको एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट एन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे कूलाम के नियम की पूर्णतः स्थितियां दिखा रहा है। इससे हम बोलेंगे कि इस नियम के द्वारा हमने यहाँ पर कूलाम के नियम की पुष्टि कर दी है, जिसमें हमको एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट एन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है। यदि हम करते हैं समीकरण 8 तक, इसे यदि 9 मान लें, हम करते हैं समीकरण 8 तक, तो हम इसे कूलाम का नियम नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे कि समीकरण 8 कूलाम बल को दर्शा रहा है। ये एफ का मान है हमारा, नियम ये नहीं है। हमने नियम का यूज़ करके मान निकाला है एफ का। नियम क्या है हमारा? नियम ये है जिसमें हमको शो करना है कि दोनों आवेशों का गुणनफल प्रोपोर्शनल टू एफ होता है और दोनों के बीच की दूरी का वर्ग एफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये स्थिति हमने यहाँ पर शो कर दी है। इसे नंबर 9 को कहेंगे हम, ये एक कूलाम के नियम की पुष्टि कर रहा है ना। तो इस तरह से हम गॉस प्रमेय का प्रयोग कर गॉस प्रमेय की अवस्थाओं के द्वारा कूलाम के नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए, बहुत इजी भी है, हार्ड नहीं है। आप आराम से, इसको मैंने समझा दिया आपको, आप इस तरह से करके इसे कर सकते हैं। फिगर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिना फिगर्स के आप कोई भी कार्रवाई ना करें। आप जितना अधिक फिगर बनाएंगे, जितना आपका हाथ चलता रहेगा, तो आपको क्लियरिटी उतनी आती रहेगी। तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले फिगर बनाइए, अवस्थाएं पढ़िए, उससे जो पूर्ववत अवस्थाएं हमारी हैं उससे मान निकालने का प्रयास करें, जैसे हमने यहाँ पर किया है। कितना ईजी हो गया है, देखो सारा, है ना। कुछ नहीं किया हमने एक बिंदु आवेश लेकर गॉस पृष्ठ खींचा, है ना, एक लघुखंड लिया, फ्लक्स का मान निकाला, बड़े फ्लक्स का मान निकाला, है ना। उसके बाद गॉस प्रमेय की अवस्थाओं के साथ तुलना की, तो उससे हमने ई का मान निकाल लिया। फिर हमने वहाँ पर एक आवेश रखा, बल का मान निकाल लिया, बल के मान में ई का मान रखा, और लास्ट में हमने कूलाम के नियम की पुष्टि कर ली। तो बच्चों, आज मैंने आपको राइटिंग करते हुए एक नए रूप से बताने का प्रयास किया, जिसके अनुसार हमने कूलाम के नियम की पुष्टि की, कूलाम के नियम की अवस्थाएं निकाली। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको लगातार नए नए वीडियोस मिलते रहें। जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाना चाहूँ, बताना चाहूँ, तो आप उसको ढंग से तुरंत प्राप्त कर लें। और यदि आपको कोई डाउट हो, समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको अवश्य लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।